वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की इस वीडियो में हम परमानेंट हार्डनेस रिमूवल का एक मेथड लाइम सोडा मेथड डिस्कस करेंगे। लाइम सोडा मेथड बहुत ही एफिशिएंट और इंडस्ट्रियल लेवल पर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला मेथड है बिकॉज इट इज़ वेरी इकोनॉमिक एज कम्पेयर टू जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। वो दोनों ही प्रोसेस में यूज़ होने वाले केमिकल्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है और लाइम सोडा प्रोसेस में यूज़ होने वाले दो केमिकल्स लाइम और सोडा, इन दोनों की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है और ये रेडिली अवेलेबल होते हैं। इसलिए इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर मैक्सिमम कंडीशंस में। तो इस पूरे मेथड को समझने के लिए हम इसको कुछ सब हेडिंग्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। पहली सब हेडिंग होगी प्रिंसिपल, जिसमें हम समझेंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में हमारे केमिकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। और दूसरा होगा इसका प्रोसेस, जिस प्रोसेस के साथ हम एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रिंसिपल को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और प्रोसेस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से प्रोसेस हटा देती हूँ, हम फोकस करते हैं प्रिंसिपल की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम हार्ड वाटर के साथ लाइम और सोडा को ऐड करते हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा ऐड करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम लाइम और सोडा के अमाउंट को करेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारे वाटर की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है और हमारे प्रोसेस की कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि लाइम और सोडा होता क्या है। तो पहला केमिकल हमारे पास है लाइम, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम कहते हैं लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ये काफ़ी सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सोडा, और सोडा जो है उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट भी रेडिली अवेलेबल है और दूसरे केमिकल्स के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कम होती है। तो हम इस लाइम और सोडा के कैलकुलेटेड अमाउंट को ऐड करते हैं अपने हार्ड वाटर के साथ, जिसके रिजल्टेंट की फॉर्म में हमें मिलता है सॉफ्ट वाटर। अलग अलग प्रोसेस यूज करेंगे, तो प्रोसेस को मैंने आपको बताया कि हम अगले पार्ट ऑफ वीडियो में कंसिडर करेंगे। अभी हम क्या लेकर चल रहे हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए एक रे डायग्राम की फॉर्म में इसको समझा रही हूँ। अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो इस हार्ड वाटर के अंदर बहुत सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। इस हार्ड वाटर के साथ हम ऐड करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा। जब कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा को हम ऐड करते हैं तो सर्टेन रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस के रिजल्टेंट की फॉर्म में जितने भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। और जो हार्ड वाटर है वो हार्ड वाटर कन्वर्ट होता है सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में, यानी हमें मिलने वाला रिजल्टेंट होगा सॉफ्ट वाटर। इस सॉफ्ट वाटर के साथ इन एडिशन हमें मिलता है बहुत सारा स्लज। ये जो स्लज है, ये स्लज हमारे प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स होते हैं, जिन सॉल्ट्स को हम इजीली फिल्टर आउट करके सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इस सॉफ्ट वाटर और स्लज के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जब हम इस पूरे कंटेंट को फिल्टर करेंगे तो इसमें से जो स्लज है वो सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सॉफ्ट वाटर बचेगा। इस पूरे प्रोसेस की एक मेन एडवांटेज है कि अगर हमारे हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के अलावा, यानी हार्ड वाटर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सॉल्ट्स के अलावा अगर कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, कुछ एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो ये सब इस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के अलावा हम बहुत सारे मिनरल्स को भी इस प्रोसेस की हेल्प से हार्ड वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं, जिससे जो सॉफ्ट वाटर हमें मिलेगा उस सॉफ्ट वाटर की जो क्वालिटी है
वो काफ़ी अच्छी होती है, उसमें से बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड्स और गैसेस जो हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं। अब ये जो स्लज या प्रेसिपिटेट बनता है, इस स्लज या प्रेसिपिटेट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स पूरे में डिस्पर्स होते रहते हैं। तो अगर हम इस लाइम और सोडा के साथ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट भी ऐड कर दें, ये कोएगुलेंट क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट को एक जगह इकट्ठा करके सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसके साथ ये कोएगुलेंट भी मिला दें तो जो स्लज है उसका प्रेसिपिटेशन अच्छा होगा, यानी सेटलिंग ऑफ स्लज टेक्स प्लेस। सेटलिंग ऑफ स्लज होने की वजह से हमारा सॉफ्ट वाटर इजीली इसमें से सेपरेट होगा और इस पूरे के पूरे स्लज को हम नीचे कंटेनर में बिठाकर उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये कोएगुलेंट का अमाउंट हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो वाटर है उसकी एनालिसिस क्या है, उसमें किस तरीके के सॉल्ट हैं और कितने टेम्परेचर पर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करा रहे हैं। तो हमने क्या कराया, हमारे पास हार्ड वाटर था, उस हार्ड वाटर के साथ हमने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा को ऐड किया, हमें सॉफ्ट वाटर मिला, साथ में बहुत सारे प्रेसिपिटेट मिले। इस प्रेसिपिटेट को इजीली सेटल डाउन करने के लिए हमने वाटर में ऐड किया स्मॉल अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट। तो इस कोएगुलेंट को ऐड करने के बाद जो सेटलिंग वाला पार्ट है वो बहुत इजीली हो गया और उसके होने की वजह से हम सॉफ्ट वाटर को इजीली अपने स्लज से सेपरेट कर सकते हैं। जितने भी कोएगुलेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाने से सारे के सारे जितने भी स्लज पार्टिकल्स होंगे वो उसके साथ इकट्ठे होकर सेटल डाउन हो जाते हैं। इसको हम डिटेल में प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे कि हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उसके साथ कोएगुलेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अब इसमें हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने जो प्रिंसिपल देखा उस प्रिंसिपल में लाइम और सोडा की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो दूसरा पार्ट कैलकुलेशन, क्योंकि हमने लिखा है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा, तो उसके लिए हमें लाइम और सोडा की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। तो हम लाइम को कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ L से। लाइम इज इक्वल टू 74/100, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स, इसमें सॉल्ट्स के साथ एसिड और गैसेस भी आ सकती हैं, रिक्वायर लाइम। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जितने सॉल्ट, एसिड और गैसेस लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे उनको हम अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O, यानी कितना पानी हम सॉफ्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10⁶, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन % प्योरिटी ऑफ लाइम। क्योंकि लाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाइम की % प्योरिटी लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज किस रेस्पेक्ट में आ रही है, ये हमारा फॉर्मूला है 74 इज molecular weight of lime, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट सॉल्ट्स हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो 100 हम यूज कर रहे हैं ये वाला, ये 100 परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर % प्योरिटी ले रहे हैं लाइम के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके लिए 100 लिया है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर में होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁶, यानी ताकि जो हार्डनेस है उस हार्डनेस के रेस्पेक्ट में मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकें, और 100% प्योरिटी के रेस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 100 अपॉन प्योरिटी ऑफ लाइम। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने दूसरे फॉर्मूले यानी सेकेंड टर्म जो हमें कैलकुलेट करनी है सोडा, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सोडा के लिए हमने लिखा S इज इक्वल टू
106 अपॉन 100, सेम ऐसे ही 106 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स, मैक्सिमम सॉल्ट्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं, एसिड, गैसेस और आयंस भी आते हैं, इसलिए फॉर्मूले में केवल सॉल्ट्स को मेंशन किया है। और ये फॉर्मूला डिपेंड करेगा हमारी कैलकुलेशन के ऊपर, यानी हर एक न्यूमेरिकल के लिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स रिक्वायर, और वी कैन से रिएक्ट्स सोडा। रेस्ट पार्ट इज सेम एज above formula multiplied by multiplied by volume of water divided by 10 raised to the power 6 multiplied by 100 upon % purity। पहले वाले फॉर्मूले में हमने लाइन यूज किया था, इसमें आ जाएगा % प्योरिटी ऑफ सोडा। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इस सेकंड फॉर्मूले के लिए भी सेम कंडीशन है, जो 106 है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडा, वेयर 106 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडा। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हम लाइम और सोडा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन पार्ट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स की कैलकुलेशन करना। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें अपने इस पूरे प्रोसेस में होने वाली रिएक्शंस को समझना होगा, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सॉल्ट लाइम के साथ रिएक्शन कर रहा है और कौन सा सॉल्ट सोडा के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसके थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर रही हूं प्रिंसिपल के, विच इज रिएक्शंस। अगर एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस लिखने के लिए आता है तो हम कुछ रिएक्शंस लाइम की और कुछ रिएक्शंस सोडा की मेंशन कर सकते हैं। तो रिएक्शंस में पहली कैटेगरी हम लेकर चल रहे हैं रिएक्शंस विद लाइम, क्योंकि लाइम के साथ मैक्सिमम सॉल्ट, एसिड और गैसेस जो हैं वो रिएक्शन करती हैं। तो रिएक्शन विद लाइम। अब इसमें हम अलग अलग सॉल्ट्स की फॉर्म में रिएक्शंस को समझेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी यानी कैटेगरी ए इसमें हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। ये रिएक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगर हार्ड वाटर के अंदर एसिड प्रेजेंट हैं तो उन एसिड्स को भी इस मेथड को यूज करके रिमूव किया जा सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के लिए हम पहला एसिड लेकर चल रहे हैं HCl, यानी अगर हमारे पास HCl है तो ये HCl रिएक्शन करेगा लाइम के साथ, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम के साथ रिएक्शन करके इसका कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में, और साथ में हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, यानी कि H2SO4, ये H2SO4 जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा लाइम के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एज अ रिजल्ट ये कैल्शियम इस सल्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अगर एसिड प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर तो उन एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। अब अगली कैटेगरी जो हम इसमें ले रहे हैं उसमें एसिड्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं गैस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी पार्ट इज टू प्रेसिपिटेट dissolved carbon dioxide as कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में
हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स उसको हम इजीली फिल्टर आउट करके रिमूव कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस देखते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये रिएक्ट करेगा लाइम के साथ तो ये लाइम के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। इस एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और साथ में हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो सपोज हमारे हार्ड वाटर के एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि हमारे वाटर सैंपल के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतनी ही मॉलिक्यूल हमें लाइम की रिक्वायरमेंट है। तो हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम और सोडा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट है ये हम अपने इन रिएक्शंस की हेल्प से निकालेंगे कि 1 मॉलिक्यूल के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ लाइम की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही इन एसिड्स की रिएक्शन में अगर 2 मॉलिक्यूल HCl है तो वो 2 मॉलिक्यूल केवल 1 मॉलिक्यूल लाइम के साथ रिएक्शन कर रहा है। दैट मीन्स अगर HCl का केवल 1 मॉलिक्यूल हो तो वो हाफ मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी 1 मॉलिक्यूल के रिमूवल के लिए हमें हाफ मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके बेसिस पर हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टेबल की फॉर्मेशन भी कराऊंगी, जिस टेबल की हेल्प से आप अपने न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो अगली कैटेगरी हम ले रहे हैं वो अगली कैटेगरी यानी कैटेगरी नंबर C है मैग्नीशियम सॉल्ट्स के लिए। तो प्रेसिपिटेट जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स। इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस इस वाटर के अंदर प्रोसीड होती हैं, जिनमें से कुछ मेन रिएक्शंस को मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। उसके अलावा हमें जो भी सॉल्ट दिया जाएगा उस सॉल्ट की रिएक्शन लिख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वाटर के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर 1 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है तो इसके रिमूवल के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास एज ए रिजल्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, साथ में हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। अगर हमारे पास मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट है MgCl2 तो ये सॉल्ट रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और साथ में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो हमने देखा यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जितने भी मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं ये किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, एज हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है MgSO4 तो ये MgSO4 भी रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, यानी MgOH2 और साथ में हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये भी हमारे पास एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास आयरन एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं तो उनकी भी रिएक्शंस हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सीधे सीधे रिएक्ट करते चले जाएंगे और कन्वर्जन होता चला जाएगा। बट अगली कैटेगरी जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास to convert bicarbonate ions. To convert bicarbonate ions oblique salts, और इसमें जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हम लेकर चलते हैं वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यानी यहाँ हम कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज NaHCO3 और वी कैन से KHCO3 दैट इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोनेट्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि इस कैटेगरी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दैट मीन्स जिसमें हमें सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स या आयंस दिए होते हैं। तो इसके रिएक्शन को देखते हैं।
अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है सपोज 2NaHCO3 और ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है लाइम के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा कार्बोनेट। वन इज कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर पोटेशियम का सॉल्ट है तो पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कन्वर्जन में हमने देखा हमें एक मॉलिक्यूल Na2CO3, ये Na2CO3 हमारे लिए किसका काम करेगा, सोडा का काम करेगा, बिकॉज सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में हमें एक मॉलिक्यूल सोडा का एज ए रिजल्टेंट भी मिलता है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी सॉल्ट हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का दिया हुआ है तो ये हमारे सोडा के साथ भी कैलकुलेट होगा, यानी काउंट किया जाएगा। तो इसके साथ में हम ये देखेंगे कि जितने भी ऊपर की रिएक्शंस हमने समझी, उन रिएक्शंस में अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम सॉल्ट्स की रिएक्शन लें तो ये मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो कि क्लोराइड या सल्फेट की फॉर्म में है, ये लाइम के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में। अब ये कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको फिर से रिमूव करने के लिए हम इन सॉल्ट्स की रिएक्शन कराते हैं सोडा के साथ में। यानी अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेन कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शंस विद सोडा। सोडा के साथ में जो रिएक्शन होगी वो केवल इन दो सॉल्ट्स की होगी। दैट मीन्स अगर हम सोडा के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिमूव ऑल सॉल्युबल परमानेंट हार्डनेस विच इज ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस which is due to कैल्शियम सॉल्ट्स। यानी जिस भी रिएक्शन के रिजल्टेंट की फॉर्म में हमें या तो कैल्शियम क्लोराइड मिला या फिर कैल्शियम सल्फेट मिला, इस कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट को रिमूव करने के लिए हमें सोडा की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इस रिएक्शन को दिखाएंगे पहले कैल्शियम क्लोराइड के साथ सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट विच विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ हार्डनेस इन वाटर, और साथ में सोडियम क्लोराइड अगेन अ नॉन हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सेम एज कैल्शियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 it converts as a precipitate of calcium carbonate which can be easily removed by filtration and formation of sodium sulfate which is again a non-hardness producing salt. तो as we see कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट जब तक इस सोडा के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे वाटर के अंदर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और इस कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो वो सभी सॉल्ट एसिड या गैसेस जो कि आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट बना रहे हैं, इनके रिमूवल के लिए हमें लाइम एज वेल एज सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे HCl लाइम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन इस कैल्शियम क्लोराइड के रिमूवल के लिए हमें इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, सोडा के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब ये फाइनल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा प्रिंसिपल और इसके तीनों स्टेप्स समझ में आए होंगे। पहला जहां पर रे डायग्राम की हेल्प से आपको मैंने बताया कैसे हम इसको यूज करते हैं लाइम सोडा को। दूसरे पार्ट में आपने इसके फॉर्मूले देखे, कैलकुलेशन ऑफ लाइम और सोडा, और तीसरे पार्ट में रिएक्शंस विद लाइम एंड देन रिएक्शंस विद सोडा। अब इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम रिक्वायरमेंट निकालेंगे और उस रिक्वायरमेंट से हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मैं आपको टेबल बनाना भी सिखाऊंगी, जिस टेबल से आप रिक्वायरमेंट निकालना सीखेंगे पहले। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू सो मच।